नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश हिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। आज का यह जो वीडियो है वह फसल नामक कविता, उसका दूसरा भाग आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित फसल कविता। हल की तरह, कुदाल की तरह या खुरपी की तरह पकड़ भी लूँ मैं कलम को हाथ में, फिर भी हमें फसल काटने नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान की तरह हमारा जीवन नहीं है। किसान उसी समय क्या है, खुरपी निकाल कर कचरा पिचरा निकालता है, मतलब जो भी काटे पीटे उगे हुए हैं खेत में उसे निकाल फेंकता है। हल का इस्तेमाल करता है और कुदाल का इस्तेमाल कर कर ज़मीन खोदता है, बीज बोता है। आखिरकार उसे 3-4 महीने में फसल देखने को मिलती है। मगर हमारे साथ वैसा नहीं होता। हम जो भी कवि लोग हैं, जो भी साहित्यकार लोग हैं, हम जब भी कुछ एक नए विचार, कुछ नयापन इस समाज में, इस देश में लाने के लिए प्रयत्न करते हैं और विचार बोते हैं, तो उसका जो प्रतिफल है, जो फसल है, वो हमें नहीं मिलता, वो आने वाले जनरेशन को मिलता है। इस तरह पहले वाले भाग में हमने देखा। अभी दूसरा भाग देखिए। कल जो भी फसल उगेगी लहलहाएगी, मेरे ना रहने पर भी हवा से इठलाएगी। कल जो भी फसल उगेगी लहलहाएगी, मेरे न रहने पर भी हवा से इठलाएगी। तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी। तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी। कवि कहते हैं ये जो फसल है कल उगेगी। कल मतलब एक अरसा होने के बाद, एक अच्छा खासा समय बीतने के बाद, जो आने वाला जनरेशन का समय होगा, तब तो मेरे जो विचार है, मैंने जो भी बातें कही हैं या जो भी कवि लोग कहते हैं, वह फसल बनकर उगेगी। उस जनरेशन को वो विचारधारा आसानी से मिलेगी, तो वो लोग उसका आनंद उठा पाएंगे। तब वह जब फसल उगेगी लहलहाएगी, मतलब हर तरफ उन विचारों को बहुत सामान्य रूप से मान लिया जाएगा, उन बातों के ऊपर अमल किया जाएगा। मेरे न रहने पर भी, तब मैं नहीं रहूँगा, मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं मिट जाऊंगा, अर्थात मैं मर चुका रहूँगा। कवि लोग यह दुनिया छोड़कर चले गए होंगे। जिन कवि लोगों ने भी ये बीज बोए हुए हैं वो चले गए होंगे, मतलब बहुत सारा समय बीत गया, आयु उनकी हो गई तो वो चले गए। मेरे न रहने पर भी हवा से इठलाएगी। हवा से इठलाना मतलब हवा से इधर उधर इठलाना। हवा से इठलाना मतलब इधर से उधर क्या करना, इठलाना। अपने आप के एक तरह से वहाँ विचार उस ज़माने में बहुत कॉमन हो जाएंगे। इट्स वेरी बेसिक चीज़ बन जाएंगे। तब मेरी आत्मा सुनहरी धूप बन बरसेगी। तब मेरी आत्मा क्या है, सुनहरी धूप बन, मतलब जब सूरज की जो किरणें आकर वो फसल पर गिरेगी ना किसान के, तो उसी तरह मेरी आत्मा ऊपर से जो है देख कर, धूप किस तरह सबके ऊपर गिरता है, उसी तरह मेरी आत्मा भी सबके तरफ नज़र डालकर बहुत खुश हो जाएगी कि हमने एक ज़माने में जो विचार किया था, जो विचार हमने इस समाज में बोए थे अपने रचनाओं के द्वारा, अपने साहित्यिक क्रांति के द्वारा जो विचार हमने बोए थे, आज उन विचारों को यह समाज अपना चुका है और उसी के अनुसार चल रहा है। तो समाज में जो परिवर्तन आया है, समाज में जो सुधार आया है, वह देखकर मेरी जो आत्मा है, जो मैं तो नहीं रहूँगा ना, तो मेरी जो आत्मा है वह इस सुनहरी धूप बनकर बरसेगी। तो ऊपर से देखकर धूप के समान सबके ऊपर बरसेगी और हम बहुत खुश होगी, मेरी आत्मा खुश होगी। इस तरह वहाँ पर कवि कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन्होंने बीज बोए थे उन्हीं के चरण परसेगी। जिन्होंने बीज बोए थे उन्हीं के चरण परसेगी। काटेंगे उसे जो फिर वो ही उसे बोएंगे। हम तो कहीं धरती के नीचे दबे सोएंगे। देखो, जिन्होंने ये बीज बोए थे उन्हीं के चरण परसेगी। जिन्होंने अभी ये बीज बोए थे, मतलब ये लोग, कवि लोगों ने जो बीज बोए थे उन्हीं के चरण परसेगी, मतलब वो वहाँ से क्या है, चरणों को नमस्कार करेगी, वहाँ से वो बहुत खुश नजर आएगी। काटेंगे उसे जो फिर वो ही उसे बोएंगे। कौन काटेंगे इसे? जो लोग इसे काटेंगे ये भी लोग कवि ही होंगे, जो इस फसल का आनंद उठाएंगे। ये लोग उसे, जो भी इसे काटेंगे, वो फिर से एक नया विचार बोएंगे, क्योंकि इस समाज परिवर्तित होने वाला एक चक्र के समान है। तो हर बार जो पहले के जो विचार थे, जो पहले की जो परिस्थिति थी, आज के ज़माने के हिसाब से वो बेकार है, दकियानूसी है, वेस्ट है, यूजलेस है कहते हैं। आगे का जो ज़माना है उसके लिए आज के जो विचार है वो वेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको?
तो इसी तरह ये सिलसिला चलते रहेगा। तो काटेंगे उसे जो फिर वो ही उसे बोएंगे, मतलब वो जो भी इसका आनंद उठा रहे, मतलब आज ये कविता के माध्यम से आप पढ़ पा रहे हैं, मैं इसका आनंद उठा रहा हूँ, आगे के लिए हम और कुछ नया क्या है बीज बोएंगे, इस तरह वह कहते हैं। हम तो कहीं धरती के नीचे दबे सोएंगे, हम तो क्या है किसी धरती के, इसी धरती के नीचे, मतलब हम मरे हुए रहेंगे, उस समय हम जीवित नहीं रहेंगे, इस धरती के अंदर दबे हुए सोए सो रहेंगे, इस तरह कवि यहाँ हमें कहते हैं। कुल मिलाकर यही कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ विचारधाराएं हैं, जो भी विचार नया समाज में लाना चाहते हैं, जो भी कवि इतना मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है, कई बार तो सरकारों के खिलाफ जाता है, कई बार पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, अंदर जेल में डाल देती है, कई लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, ये सब इतना सब सहने के बाद भी इसका जो रिज़ल्ट है ऑन द स्पॉट उन्हें देखने नहीं मिलता। इसका जो रिज़ल्ट है कुछ समय बीतने के बाद, मतलब आने वाले जनरेशन में ही वो सारे विचार नए रूप में हमें देखने मिलते हैं। तो तब हम क्या है इस संसार में नहीं रहेंगे, इस तरह कवि कहते हैं। बस कवि यही कहना चाहते हैं, हम तो सिर्फ ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, साहित्य क्रांति के लिए बीज बोने हेतु कुछ विरले व्यक्ति ही आएंगे। कवि ने जो ज़मीन तैयार किया है अपने श्रम से, अपने समय से वही उसे हरा भरा करेंगे, अपने श्रम से वही उसे हरा भरा करेंगे। कवि ने जो क्रमबद्ध परिश्रम किया है वे ही लोग उसे आगे बढ़ाएंगे। परिवर्तन स्वरूप जब फसल उग कर तैयार हो उठेगी और यहाँ लहलहाएगी, कवि के न रहने पर वहाँ इतराएगी। अब यह दृश्य देखकर कवि की आत्मा उन फसलों पर सुनहरी धूप बनकर बरसेगी और अति प्रसन्न होगी। जो लोग इस फसल के लिए बीज बोकर गए थे उन्हीं के चरण छुएगी, फिर जो लोग इस फसल को काटेंगे वे ही पुनः बोएंगे। कवि कहते हैं कि वे कहीं धरती के नीचे सोएंगे, वहाँ हमेशा के लिए क्या है निद्रा अवस्था में रहेंगे, अर्थात वो मृत्यु उनकी हो जाएगी, मगर फिर भी वह क्या है अपना फसल बोने का काम नहीं छोड़ सकते और ना ही वो छोड़ेंगे। वो समाज के अंदर, देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए वो कार्य करते रहेंगे, क्रमबद्ध रूप से कार्य करते रहेंगे, इस तरह वहाँ कहते हैं। यहीं पर क्या है फसल नामक हमारी ये जो दूसरी कविता है समाप्त होती है। धन्यवाद।